इसको यहीं रख देते हैं। लाइव लाइव हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं मनीष मिश्रा करियर बिल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। किसी भी भाषा के इतिहास को जानने से पहले, समझने से पहले उसके बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहिए, या यूं कहें इतिहास किसे कहा गया, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए और करनी ही चाहिए कि इतिहास क्या है। तो आप सभी जल्दी लाइव आ जाएं, समझें। गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्त अंकित, आप सभी जल्दी लाइव आ जाएं। आज बहुत अच्छा सेशन आपका शुरू होने जा रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप इतिहास कब करवाएंगे, आप रचनाएं कब करवाएंगे, किस माध्यम से करवाएंगे, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा वो। तो आज आप लोगों के सामने मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेके आया हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम जान लें कि हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, वो इतिहास मानते किसे हैं। तो हेरोडोटस 5वीं सदी के लगभग में हुए और उन्होंने 3-4 बातें कही। उन्होंने कहा इतिहास वह है जिसका मानव जीवन से संबंध हो। दूसरा है इतिहास वह है जो हम भूतकाल से सीखकर उसका भविष्य काल में उपयोग कर पाए। इतिहास वह है जो मानव से संबंधित हो, और यूं कहें इतिहास के कारणों और निष्कर्षों से हम समझ विकसित कर सकें। ये इतिहास हुआ, हेरोडोटस ने कहा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो एक ऐसे रचनाकार को हम लेते हैं जिसका हिंदी साहित्य में बड़ा नाम है, या इतिहासकारों में बहुत बड़ा नाम है। उन्हीं के अनुसार हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और ये बात बाद में मील का पत्थर साबित हुई। और जितना ही ज्यादा आप ऊपर लेवल पे जाएंगे, इस किताब का यूजीसी नेट में टीचिंग के एग्जाम में बड़ा योगदान है। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो मिस्टर करमवीर, शुभम, संजीव, संगीता, सारे आ चुके हैं, मंजीत। अब हम बात कर रहे हैं साहित्य की। जितनी भी भाषा होती है मेरे प्यारे बच्चे, जितनी भी भाषा होती है उसको अलग अलग विधाओं में हम लिखते हैं, उसको हम अलग अलग विधाओं में लिखते हैं। लेकिन उस विधा की शुरुआत कैसे हुई, उस विधा की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, कब कैसे हुआ, काल निर्धारण क्या हुआ, किस रचना को कब लिखा गया, यही उस भाषा का साहित्य कहलाता है। यही उस भाषा का क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले अगर बात करें तो कुछ छिटपुट चीजें लिखी गई, कुछ छिटपुट चीजें लिखी गई। जैसे हम बात करें तो 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, भक्तमाल, 252 वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता, ये कुछ ऐसी किताबें थी जिनके बारे में कवियों का वर्णन किया गया, कवियों का वर्णन था। लेकिन ये किसी क्रमानुसार नहीं था, किसी कालखंडों में विभक्त नहीं था, ना ही इसके लिए कोई तिथि निर्धारित थी, ना ही किसने क्या लिखा इसका शुद्ध निर्धारण था। इस कारण इन किताबों ने इतिहास का रूप नहीं लिया, या यूं कहें कि भारत में भारत की भाषा का
इतिहास विदेश में बैठकर एक व्यक्ति लिख रहा था जिसका नाम है गारसा द तासी। तो यहीं से प्रश्न का प्रारंभ होता है। बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे इतिहास को, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप, बस ध्यान केंद्रित करते रहिएगा। आज जैसे आप देखना, जब हमारे और आप में या किसी घर में लड़ाई होती है, लोग कहते हैं मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूं। जब आदमी तरक्की कर लेता है और उसके अंदर कुछ कमियां रहती हैं, अच्छाइयां रहती है, वो कैसे क्रमवार आगे बढ़ा है, उसके अंदर कमजोरियां क्या रही, मजबूती क्या रही, सब कुछ जो जानता है, हम क्या कह देते हैं, हम तुम्हारा इतिहास जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हमने शुरू किया हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंदर क्या खूबियां रही, क्या कमियां रही, कैसे कैसे चीजें बदली, ये हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले उस पंक्ति से शुरू करते हैं जिसके बिना हिंदी साहित्य की कक्षा अधूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जैसे जैसे मानव की चित्रवृत्तियां बदलती हैं, इतिहास बदलता रहता है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा का इतिहास मानव की चित्रवृत्तियों पर निर्भर है। किसी भी भाषा में बदलाव तब होते हैं जब सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण प्रभावी होते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में सबसे पहले आप पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आप देखेंगे कि जब ऋग्वैदिक काल का अध्ययन आप करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना गया। और उस समय जो भाषा चलती थी वो वैदिक संस्कृत की भाषा थी, वेदों की संस्कृत की भाषा थी, उपनिषदों की भाषा थी, संस्कृत निष्ठ व्याकरण पूर्ण भाषा थी। और बाद में 500 वर्षों के बाद, या यूं कहें 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जो भाषा प्रयोग में आई, वो भाषा प्रयोग में आई थी अपनी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जैसा कि आपने सुना है, ऋग्वैदिक काल में याज्ञवल्क, अपाला, घोषा, मुद्रा, स्त्रियों का काफी सम्मान था। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि एक बार भाषा के इतिहास को जानने से पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि का जानना जरूरी है कि भाषा बदली क्यों, जरूरत क्या पड़ी और कैसे कैसे बदलती हुई यहां तक पहुंची और किसने प्रथम इतिहास लिखा। यहां तक 5 मिनट में हम आ जाएंगे दोस्त। फिर हम हिंदी भाषा का विकास, एक अध्याय है, उसकी भी हम गहन चर्चा करेंगे। आपको मजा आएगा। आज हम इतिहास के पन्ने पलटने जा रहे हैं हिंदी के। तो मैंने आपको कहा कि जो निचले तबके के लोग थे, जैसा कि इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा, उनके कानों में शीशे पिघला के डाल दिए जाते थे। अगर वो संस्कृत सुन भी लें, मंदिर चले जाएं, वेदों की बातें उनके कानों तक पहुंच जाएं, या यूं कहें छोटे वर्गों को, छोटे तबकों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, कामकार वर्ग में रखा जाता था। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल बीता, बौद्ध धर्म का इसी कारण प्रादुर्भाव हुआ। समाज की विसंगतियों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म जब आया तो उसमें सभी छोटे तबके के लोग, बड़े लोग, सभी लोग सम्मिलित हुए, क्योंकि एकाकार व्यवस्था थी। सबको समान रूप से एकत्रित एक जगह रहने, खाने पीने, पढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था की गई। शस्त्र और शास्त्र दोनों की व्यवस्थाएं की गई। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आप सभी ने सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो बख्तियार खिलजी ने जब इसे जलाया, उससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने चरम पर था, 15 देशों के विद्यार्थी यहां पर आकर अध्ययन करते थे और लगभग 50,000 रेजिडेंशियल स्टूडेंट वहां पढ़ते थे। उसकी लाइब्रेरी जब जली तो बख्तियार खिलजी ने जलाई तो 1.5 महीने तक उसकी लाइब्रेरी जली थी। सारे वेद पुराण और पुराने ग्रंथ जलकर नष्ट हो गए। ऐसा नालंदा का इतिहास रहा। अभी तक मेन मैं जो कहना चाहता था, शुरू में जो भाषा थी वो आप देखेंगे जो है, शुरू की भाषा क्या है हमारी, संस्कृत। और यही संस्कृत 2 भागों में बटी। एक वैदिक संस्कृत कहलाई, वेदों की भाषा, वैदिक संस्कृत, और दूसरा लौकिक संस्कृत, लोक व्यवहार में सभी लोगों के द्वारा जो है बोली जाने वाली लौकिक संस्कृत।
बाद में संस्कृत के बाद मैंने कहा बौद्ध धर्म आया, और बौद्ध धर्म आने से पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और कुछ समय के बाद जब बौद्ध मठों की बात करें, वहां भी अय्यासियों का अड्डा बन गया। स्त्री प्रवेश के बाद जब बौद्ध मठ भी धन एकत्रित करने लगे, उसका दुरुपयोग करने लगे, शासन व्यवस्था, राजाओं का प्रश्रय मिलने पर वहां पे भी जब अव्यवस्था फैली, एक और धर्म आया जिसने भारत को संभालने का काम किया, जिसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। और जैन धर्म की जो भाषा थी वो थी साहब प्राकृत। अब ध्यान से देखना कि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले जब भी हम बात करते हैं, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले, तो हम बात कर रहे थे कि संस्कृत की हमने बात की 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और ये लगभग 500 ईसा पूर्व तक, और यही हमारा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, और 1 ईस्वी से लेकर के अगर हम बात करें तो लगभग 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा, और इसके बाद अपभ्रंश भाषा। और आप यही देखेंगे कि अपभ्रंश किसे कहते हैं साहब, 3 भाषाएं जब एक ही आदमी बोलने लगेगा, कोई संस्कृत बोल रहा है, कोई प्राकृत बोल रहा है, कोई पाली बोल रहा है, अब भाषा हो गई नष्ट भ्रष्ट। कुछ लोग पाली, कुछ लोग संस्कृत, कुछ लोग प्राकृत, सभी लोग अलग अलग चीजें बोल रहे थे, अलग अलग बातें बोल रहे थे। अब भाषा यहां कुछ और बोली जा रही है, वहां कुछ और, वहां कुछ और। अब भाषा धीरे धीरे मिलावटी हो गई, और मिलावटी भाषा को ही हमने नाम दिया अपभ्रंश। और 6 प्रकार का अपभ्रंश है, ये हिंदी भाषा के विकास में हम पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है मिस्टर मनीष? इतना प्यारा टॉपिक चल रहा है, कई बच्चों का रिक्वेस्ट था तो हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने उठाया। अब इसका और उद्भव विकास भाषा का ये खत्म कर लो, इसके बाद रस छंद अलंकार बड़े प्यार से पढ़ेंगे। 5 दिन आपकी क्लास चलनी है, आज से 5 दिन। अब इधर ध्यान दो भाई, जब बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में अय्यासियों का अड्डा चल रहा था, मैंने आपको कहा उसी का विरोध करने के लिए नाथ संप्रदाय ने, उसी समय नाथ संप्रदाय ने इसका विरोध किया, और गुरु गोरखनाथ जी का नाथ संप्रदाय, नाथ धर्म आया। वहां पे हम सारे नाथों के बारे में चर्चा करेंगे, हम सिद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, जो 72 सिद्धों की 84 सिद्धों का वर्णन आता है, वाम मार्गी शाखा का बौद्ध धर्म के, उसकी भी चर्चा करेंगे, जैन की भी चर्चा करेंगे। तो यहां से सिर्फ मैंने आपको बताया कि कहां तक आया, हिंदी इतिहास की पहली पुस्तक कब लिखी गई। एक बार कालक्रम जानने से पहले यह जानना जरूरी था, इसलिए बता रहा हूं। अपभ्रंश के बाद औहट आया, औहट का मतलब पुरानी हिंदी। एक चीज याद रखना, अपभ्रंश 6 भागों में बटा, जिसका पहला भाग सौरसेनी था, और सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी के पश्चिमी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश से, पश्चिमी से हमारी खड़ी बोली निकली, हमारी खड़ी बोली का विकास हुआ। तो प्रश्न यहां से भी आएगा, हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि खड़ी बोली हिंदी कहां से आई है। तो खड़ी बोली हिंदी मेरे प्यारे दोस्त पश्चिमी भाषा से, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी भाषा से निकली है खड़ी बोली हिंदी, जिसे हम कौरवी भी बोलते हैं, पश्चिमी हिंदू को हम कौरवी भी बोलते हैं। ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के विकास में। आज के लिए बस इतना जानना था कि ये होते हुए अपभ्रंश और औहट से होते हुए साहब ये खड़ी बोली हिंदी में आ गई। कहाँ आ गई? खड़ी बोली हिंदी। तो जो कुछ आज हम बोलते हैं ये खड़ी बोली हिंदी है, जो किसी जमाने में बोली थी, आज भाषा का रूप धारण किए हुए है। बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, संपर्क भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, इन सब की चर्चा हम करेंगे अगले अध्याय में हिंदी साहित्य की, हिंदी भाषा के विकास में। यहां हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, बस इतना जानना था। संस्कृत, पाली, प्राकृत
और वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से होते हुए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी तक हम आ गए। ये कालक्रम रहा विकास का, बस इतना जान लिया हमने। अब इसके बाद हमें जो जानना, हमने कहा हिंदी साहित्य का क्रमानुसार पहली बार जो, एक बार इसको नोट करते चलें, पहली बार जो इतिहास लिखा, हालांकि 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता भी लिखी गई, लेकिन ये क्रम से नहीं थी, इसलिए इसको इतिहास का रूप नहीं दिया गया। गारसा द तासी ने लिखा, हिंदी का घोर विरोधी था ये, या यूं कहें हिंदुस्तान का घोर विरोधी था। ये फ्रांस में बैठकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता है और उस किताब का नाम रहता है गारसा द तासी ने, हमने कहा आपसे, फ्रेंच विद्वान था, फ्रांस का था। तो सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, हिंदी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रांस के गारसा द तासी ने, गारसा द तासी ने लिखा। क्लियर है? और गारसा द तासी की किताब का नाम था इस्तावर दला लिटरेत्युर एंदुई एंदुस्तानी, एंदुस्तानी। और ये किताब सबसे पहले छपी 1837 में। इसका प्रथम भाग, और साहब इसका दूसरा भाग छपा 1839 में, और इसका 1847 में दूसरा भाग। और दूसरे भाग का पहला संस्करण आपको मजा आएगा, बस ध्यान से कहानी सुनते जाना, पूरा डिटेल करवा दीजिएगा कि एक भी ना रह जाए। बिल्कुल भाई मनीष, एक भी नहीं रह जाएगा, पूरा डिटेल से होगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए, रिस्पॉन्स देते रहो। यस नो मैं कहूंगा, अविनाश, अजित, मनीष यस नो, सारे बच्चे यस नो करते रहे। नहीं सुखवीर, सबका कमेंट आ रहा है, आज किसी के कमेंट पे ध्यान नहीं, आज पूरा कंटेंट पे ध्यान है, कंटेंट पे आप सभी भी ध्यान बनाए रखें। एस नो बोलते रहना, समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने कहा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, प्रथम इतिहास किसने लिखा, तो फ्रांस के गारसा द तासी ने। तो लेखक का नाम, लेखक कौन है, गारसा द तासी। जगह कहां लिखा गया, फ्रांस में बैठ के लिखा गया। कहते हैं कि भाषा क्या थी, भाषा फ्रेंच में लिखा गया। और कहा गया पहला कब लिखा गया, तो प्रथम भाग 1839 में, 1839 में, और दूसरा भाग 1847 में। और इसी का साहब संस्करण 1871 में इसका दूसरा संस्करण, दूसरे भाग का दूसरा संस्करण पेश किया गया। दूसरा संस्करण पेश किया गया। इस प्रकार से पहला इतिहास हमको मिल गया। इस प्रकार से आज हमें हमारे हिंदी साहित्य इतिहास का पहला इतिहास गारसा द तासी महोदय ने दिया। कई बार एग्जामों में आता है कि गारसा द तासी क्या था, हिंदी का घोर विरोधी था, धुर दोस्त था। तो हिंदी का बहुत बड़ा विरोधी था ये गारसा द तासी। ये भी आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। ये 3 सन हैं, इससे बाहर से प्रश्न नहीं आता, और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक बार इसे आप नोट कर ले। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे, ये सन आपने अगर नोट कर लिया है तो आप देखेंगे हम भारत के लोग हैं, अगर किसी ने कुछ भी लिख दिया हम नकल करने में पीछे नहीं है। तुमने ये बना दिया, हम तुम्हारा देख के बना देंगे। भारत के एक विद्वान थे शिव सिंह सेंगर महोदय। दूसरा पॉइंट, ये था पॉइंट नंबर 1 जो आपने कर लिया है। दूसरा पॉइंट, शिव सिंह सेंगर।
साहब शिव सिंह सेंगर महोदय ने 1000 मतलब सहस्र, बेटा उसका जब हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे तो विस्तृत मनीष चर्चा करेंगे। अभी जो चल रहा है इस पे देखें। शिव सिंह सेंगर साहब ने, आप देखना, शिव सिंह सेंगर साहब ने लिखा किताब का नाम शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, किताब का नाम था शिव सिंह सरोज। ये लेखक और ये इनके इतिहास का नाम, इतिहास ग्रंथ। 1000, 1 सहस्र कवियों के बारे में लिखा गया, लेकिन कालखंड क्रम व वास्तविकता ना होने के कारण, वास्तविकता से कम संबंध होने के कारण इसको इतना प्रचार प्रसार नहीं मिला। वास्तविकता से कम होने के कारण, संबंध कम होने के कारण वो रियल नहीं था। कई चीजें काल्पनिक लिख दी गई थी, कालखंड निश्चित नहीं था, विभाजन निश्चित नहीं था। सिर्फ इन्होंने क्या किया कि लगभग 1800 राइटरों को गारसा दत्तासी ने खोजा था। इनके जो राइटर थे, याद रखना, गारसा दत्तासी ने जो लिखा था वो हिंदी और उर्दू के लेखकों के बारे में, कवियों के, हिंदी और उर्दू के कवियों के बारे में लिखा। इसने हिंदी व उर्दू के कवियों के बारे में इन्होंने लिखा, कि कवियों के बारे में अब इनको देख करके हमारे शिव सिंह सरोज साहब ने 1000 लोगों के नॉमिनेशन कर दिए, और हालांकि यह हिट नहीं हुआ। साहित्य ग्रंथ या साहित्य, किसी भी भाषा का साहित्य लिखा गया उसको हम साहित्य ग्रंथ कह सकते हैं, साहित्य कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो कालखंड का विभाजन, क्रम और वास्तविकता से कम संबंध होने के कारण, 1 सहस्र कवियों के बारे में जानकारी देने के कारण भी इसका कोई बहुत बड़ा उपयोग नहीं हो पाया। तो एक बार इतना आप नोट कर लें, फिर कालखंड को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ाते हैं मान्यवर। हाँ, इतनी बात नोट हो गई है? बोलिए यस। थोड़ा बोलो भाई, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, आंखें खोलो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी। इतना नोट कर लिया है, आगे बढ़े? बहुत अच्छे। अब शिव सिंह सरोज के बाद नंबर आता है भारत के सबसे अच्छे, सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। आपने देखा कि जो शिव सिंह सरोज का था, इन्होंने लिखा था 1883 में। यह भी लिखा नहीं मैंने, आपको लिख लेना है, 1883 में। अब एक सीक्वेंस आपके दिमाग में मैं बिठा दूंगा, उस सीक्वेंस को याद रखना। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने लिखा, एक पत्रिका थी, बंगाल की एक पत्रिका थी। सर जी हिंदी में सर्वप्रथम भी आता है, जैसे खड़ी बोली का प्रथम। हाँ भाई, ये सारी चीजें करवाऊंगा। हर भाषा का प्रथम क्या है, प्रथम नाटक क्या है, कहानी क्या है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। सबके बारे में डिटेल रहेगा, इधर ध्यान दो। अभी तो वहां तक पहुंचे ही नहीं। अभी तो हम इतिहास का काल विभाजन हम जब कर लेंगे, फिर एक एक काल को और उसके राइटरों को, उसके बारे में बेहतर पढ़ेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक बार पढ़ना है, मस्त पढ़ना है। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात कर लेते हैं सब। जॉर्ज ग्रियर्सन से पहले आपने देखा 1883 में शिव सिंह सेंगर ने शिव सरोज लिखा।
1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका, ये पत्रिका का नाम है, पत्रिका में एक लेख छपा, एक लेख छपा जॉर्ज ग्रियर्सन का, और वो लेख था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये पूछा जाता है किस पत्रिका में लिखा गया, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका का नाम है। पत्रिका का क्या नाम है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब लिखा? तो साहब 88 में लिखा, 88 में, 1888 में मान्यवर इन्होंने लिखा। क्या लिखा? तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर मतलब इसी को आप ये कहें प्रमाणिक पहला इतिहास, प्रमाणिक पहला इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं, पहला इतिहास का स्रोत मान सकते हैं, व्यवस्थित स्रोत मान सकते हैं, व्यवस्थित स्रोत मान सकते हैं, जिसमें कालखंड मतलब समय के कालखंड के अनुसार, कालखंड के अनुसार कवियों की रचनाओं को रखा गया था, कवियों की रचनाओं को रखा गया था, रचनाओं को रखा गया था। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब जॉर्ज ग्रियर्सन तक हम पहुंच गए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन तक पहुंच गए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में इन्होंने लेख लिखा, ऐसा नहीं सोचा था कि इन्होंने इतिहास है, इन्होंने मतलब 1 2 3 4 5 उसके संपादकीय में छपता था, इसके संपादकीय में लेख इनका छपा था, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बाद में ये इतिहास का इतना प्रमाणिक था, इसके कालखंडों में विभाजित किया गया था, और साहब ये मील का पत्थर साबित हुआ, मैंने आपको बताया। तो ये चीजें याद रखनी है। और फिर इन्हीं की नकल को देख करके लगभग 5000 कवियों का काल क्रमानुसार 5 भागों में 8 उपखंडों में मिस्र बंधुओं ने, 3 भाई थे मिस्र बंधु, मिस्र बंधुओं ने रचना की। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आप ये चीज नोट कर लें। अब मिस्र बंधु 1913 की बात करते हम। 1913 में मिस्र बंधु विनोद, विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक हिंदी में, मिस्र बंधुओं ने लिखा मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु 3 भाई थे, हालांकि कभी कभी यह भी पूछा जाता है। तो मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु बंधुओं ने लिखा मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद, और साहब इसमें 5000 लोगों के बारे में लिखा गया, 5000 कवियों के बारे में। पांच भाग में, 8 उपखंड में, और
पहले 3 भाग एक साथ 1913 में, और साहब इसका चौथा और अंतिम भाग लिखा, चौथा व अंतिम भाग 1934 में। मजा तो आना ही था। अब ध्यान से देखना कि प्रथम 3 भाग मिस्र बंधुओं ने लिख लिया, मिस्र बंधु विनोद में, और तीनों एक साथ पब्लिश कर दिया दुनिया के लिए 1913 से में 3 भाग एक साथ, और चौथा भाग 1934 में। लेकिन 1929 में भारत की मां का लाल, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आलोचक, सबसे बड़ा इतिहासकार नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ा आलोचक और हिंदी के इतिहास को एक नया आयाम देने वाला, भाग विभाजन के दृष्टि से सबसे ज्यादा माना जाने वाला नाम है साहब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। क्लियर है? हाँ जी, बहुत अच्छे। अब ये इतना एक बार नोट कर लें, फिर मैं चर्चा करूंगा कौन आलोचक था, कौन निबंधकार था, कौन नाटककार था। इसकी विस्तृत चर्चा करनी बाकी है, मैं करूंगा। तो एक बार इसको आप जो है नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसको एक बार सीक्वेंस से हम लगाते हैं। इन्होंने ही कहा था मानव की चित्रवृत्तियां जैसे जैसे बदलती हैं, इतिहास बदलता रहता है। तो मैंने आपको बताया था, पहले संस्कृत वाले थे, फिर बौद्ध में हो गए, फिर पाली आ गई, फिर भाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई, फिर खड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से आई। प्यास आज ज्यादा लग रही है तो आप सभी नोट करते रहें। खूब मजे के साथ पढ़ना है जैसा कि आप चाहते थे, और वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं जो आप चाहते थे, जैसा चाहते थे। आज की लास्ट क्लास नहीं है इमरान, अभी 5 क्लास है आपकी, 5 दिन आपकी क्लास है। नागरी प्रचारणी सभा थी हिंदी की, उसमें हिंदी साहित्य की भूमिका में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य, आ लिखूंगा आप समझ लेना, या पूरा लिख ही देता हूं भाई, इतने बड़े व्यक्ति थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नागरी प्रचारणी, हमने क्या बोला आपको, सबसे पुरानी नागरी प्रचारणी। सभा की पत्रिका में, नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका में हिंदी साहित्य की भूमिका टाइटल के अंतर्गत, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, इतना डीप में कहीं मिलेगा नहीं, भूमिका के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और सन था 1929। इतनी बात क्लियर है? रॉबिन बिल्कुल जो है रिप्लाई है, सर मेरे पास हिंदी का पीडीएफ है, आप कहें तो मैं आपको सेंड कर दूं। नहीं भाई, घटना चक मार्केट की जितनी भी किताबें हैं, हाँ बिल्कुल, श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे, सब है हमारे पास। आप ये देखें कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं भाई मिस्टर अजित, इतनी बात क्लियर है। खूब मजे के साथ आप करो। रॉबिन भाई क्या कहना चाहते हो आप?
आप पूछें क्या कहना चाहते हैं। हेलो तो आपने कह दिया, उसके आगे पीछे कुछ अपनी पूरी बात तो बताओ। इधर देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरिक प्रचारणी सभा, बाबू श्याम सुंदरदास इसके संपादक थे। आपने देखा था ये बड़े पुराने लोग थे, धुरंधर खिलाड़ी थे हिंदी के। हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखा था लेख, और उस लेख में आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया था। उस लेख को बाद में परिवर्तित करके, परिमार्जित करके, थोड़ा सा उसमें और जोड़ तोड़ मरोड़ करके 1929 में एक अलग किताब बन गई। और जैसे ही ये किताब मार्केट में आई, यहीं से इतिहास लिखने का क्रम चालू हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्त, किसकी बात करते हैं कि इस कहानी के बाद सबसे अच्छा इतिहास एक इतिहासकार और जिन्होंने कुटज जैसे मतलब आलोचक, एक और बात कर रहा हूं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने भी अपना कार्य शुरू किया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और साहब इनके बाद राम कुमार वर्मा साहब आए, राम कुमार वर्मा, और इन्होंने 19 में लिखा, 1938 में लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मिस्टर नितिन, हिंदी साहित्य के एमसीक्यूज मिलेंगे मिस्टर राज, मिलेंगे मिस्टर गगन। अपने ज्ञान का प्रयोग ना करें, खूब आनंद से समझो। किताबें तो बहुत हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो सीक्वेंस अगर ये समझ में आ जाएगा फिर मजे के साथ करोगे। ठीक है, नितिन सारी रचनाएं इसमें आ जाएंगी जो महत्वपूर्ण हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार और विद्यापीठ पुरस्कार, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसको मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर? लेखकों की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं कवियों की, वो भी नितिन करवा दूंगा, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल। नीचे का नहीं दिख रहा है तो आप लिख लें, राम कुमार वर्मा ने 1938 में लिखा। ये सब प्लीज कमेंट में ना करें, बहुत बेहतर आपको मिलेगा। मैंने कोई जल्दी नहीं की है, खूब अच्छे से पढ़ाया आपको। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, यह लिखा था राम कुमार वर्मा ने लिखा। लेखक किसके थे? राम कुमार वर्मा। किसने लिखा भाई? राम कुमार वर्मा। और साहब 1938 में इन्होंने लिखा, 1938 में। और इसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और या यूं कहें कि आप देखेंगे कि चीजें बढ़ती चली गई। अब तमाम लोगों ने इतिहास लिखे, लेकिन ये 5-7 इतिहास याद रखने की बात है, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। खैर, इस पूरे सीक्वेंस को एक बार मैं दोहरा लेता हूं, फिर मैं मेन पॉइंट पे आऊंगा कि मैं ये सब कुछ बता के कहना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं। तो एक बार यहां तक आप सबने नोट कर लिया होगा, मुझे आशा है, तो एक बार नोट कर लें। फिर मेरे प्यारे दोस्त मैं उसी पॉइंट पर आता हूं, काल विभाजन पर, कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान ने काल विभाजन कैसे किया। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास भी लिखा गया, हिंदी साहित्य का बृहद 16 खंडों में लिखा गया बृहद इतिहास, लेकिन वो चला नहीं, या यूं कहें इतना लंबा। उसके बाद तो होड़ लग गई थी जैसे इतिहास लिखने की। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का भी, और रीतिकाल, हिंदी साहित्य का रीतिकाल, जिसका 6वां संस्करण डॉक्टर नागेंद्र जी ने लिखा था,
तो ये सब भी आपको जानना है, इतना डीप में भी नहीं जाना है। तो अभी इधर ध्यान देने की जो बात है वो मैं कहने जा रहा हूं आपको। एक बार सीक्वेंस आप देखना, नाम नहीं लिखूंगा, सीक्वेंस देखना। एक आदमी था, सीक्वेंस इधर से मैं लिख देता हूं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक आदमी था गारसा द तासी, और इसने लिखा पहला इतिहास। जो भी लिखा नाम नहीं लिखूंगा, सन लिख देता हूं। इसके सन मिलाते जाता हूं, आपके दिमाग में एक कोरी कल्पना बैठती जाएगी और बाद में वो मूर्त रूप बैठ जाएगा। 1837 में इसका प्रथम भाग लिखा गया, जो गारसा द तासी फ्रेंच का था, फ्रांस में इसने लिखा था। और 1847 में इसके दूसरे भाग का प्रथम संस्करण, और 1871 की बात करें तो इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। गारसा द तासी के बाद जो इतिहास लिखा वो साहब लिखा शिव सिंह सेंगर साहब ने, और सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज, और ठीक ये 1883 में लिखा गया। इसके बाद डॉक्टर जो है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने लिखा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, ग्रियर्सन जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा 1888 में। फिर आप देखेंगे 1888 के बाद 1913 में मिस्र बंधुओं ने लिखा, मिस्र बंधु ने लिखा। और मिस्र बंधु के भी प्रथम 1, 2, 3 एक साथ मिस्र बंधु विनोद का 1913 में, और इसका चौथा पार्ट अगर बात करें तो ये लिखा गया 1934 ईस्वी में। इसी समय मैंने आपको कहा था हिंदी साहित्य के वेत्ता, हिंदी साहित्य इतिहास के बड़े आलोचक, उनका नाम आता है रामचंद्र शुक्ल का। और रामचंद्र शुक्ल साहब ने, रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। क्लियर हो गया। अब इनके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके सनकाल को जानना जरूरी नहीं है, स्टार लगा देंगे इनके सनकाल को। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के बाद राम कुमार वर्मा साहब ने लिखा, इनका कालखंड कई बार पूछा गया है, राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और ये इन्होंने लिखा था 1938 ईस्वी में। फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया गणपति चंद्र गुप्त द्वारा, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। अब इधर देखना किस भाषा में लिखा गया, तो मैंने आपको बता दिया, ये साहब थे फ्रांस के। इनके बारे में थोड़ा मैंने पहले भी बता दिया है, जो आप जानते हुए, ये फ्रांस के थे। किताब का नाम भी लिख देता हूं। गारसा द तासी ने क्या लिखा था भाई, बताओगे? अब तो कमेंट करो कि गारसा द तासी ने लिखा क्या था। स्थावर दला एंदुई एंदुस्तानी, स्थावर, इस्तवार, दला, एंदुई, स्थावर दला, लिटरेत्युर, एंदुई, एंदुस्तानी, और साहब दूसरी किताब शिव सिंह सेंगर ने लिखी, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। और साहब शिव सिंह सरोज के बाद 88 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और पहले हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती थी, हिंदी नहीं, वो मैं चर्चा करूंगा आपको। मिस्र बंधुओं ने लिखा था मिस्र बंधु
विनोद। विनोद। और रामचंद्र शुक्ल साहब ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने लिखा साहब। राम कुमार वर्मा की बात करें, उससे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी का उद्भव मतलब कैसे उद्भव हुआ, उद्भव व विकास। हिंदी का आदिकाल। हिंदी का आदिकाल। और इसके बाद राम कुमार वर्मा साहब ने 1938 में लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बहुत लगभग 669 से बात करें और 1600, 1000 वर्ष के बारे में, 1000 वर्षों के बारे में जानकारी दी है लगभग राम कुमार वर्मा जी ने। तो राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इतिहास। और मान्यवर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थी इतिहास से संबंधित। तो एक बार देखें, एक साथ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस कहानी को एक बार मैं फिर से आपके सामने दोहराता हूं कि फ्रांस में बैठ के फ्रांस के विद्वान ने, फ्रेंच भाषा में स्थावर दलाई अंदोई हिंदुस्तानी लिखा और गासा द तासी जिसका नाम था, इसको देख करके सहस्त्र लगभग 1000 लोगों के बारे में लिखा। शिव सिंह सेंगर ने किताब का नाम लिखा शिव सिंह सरोज। हालांकि प्रामाणिकता नहीं थी इसलिए नहीं चली, उस पर विश्वास नहीं किया लोगों ने, काल्पनिकता अधिक थी। 1883 में और इनके जो संत थे, इसका प्रथम आपने भाग आप देखेंगे, प्रथम किताब का प्रथम भाग 1837 में, दूसरे भाग का प्रथम संस्करण 1847 में और दूसरा संस्करण 1871 में प्रस्तुत किया गया था। फिर आप देखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय जब आए शिव सिंह सेंगर के बाद, तो उस समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित संस्था थी और उसकी पत्रिका प्रकाशित होती थी। उसमें एक लेख लिखा जो है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और काफी प्रसिद्ध हुआ, काफी दिनों तक पढ़ा गया और क्रमानुसार कालखंडों के अनुसार इसको बांटने का काम किया। इसीलिए प्रामाणिक इतिहास की जड़ या बेस जिसे कहते हैं, तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखे गए इतिहास को सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहला इतिहास हिंदी का गासा द तासी ने लिखा फ्रांस में बैठकर, स्थावर दलाई अंदोई हिंदुस्तानी। उसके बाद मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिस्र बिंदु ने मिस्र बंधु विनोद लिखा, 5000 लोगों के बारे में लिखा, 4 पार्ट में लिखा, 8 खंडों में लिखा इसकी चर्चा। फिर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का नागरी पिछाड़ी सभा मैंने आपको बताया, उसमें इन्होंने हिंदी भाषा का विकास में लिखा था, मैंने आपको बताया उसमें लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। बाद में परिवर्तित करके ये सबके सामने आया, थोड़ा परिवर्तित परिमार्जित करके। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब समय आया तो इन्होंने उद्भव और विकास लिखा, हिंदी भाषा का आदिकाल लिखा, काफी प्रसिद्ध हुई ये चीजें। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 669 से अगर लगभग 1669 तक 1000 वर्षों का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा वैज्ञानिक इतिहास। तो इन किताबों से जुड़े तमाम जो है बातों की चर्चा हम करेंगे ठीक है। तो ये आज तक आप देखेंगे तो इतने ही इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर पुराने पेपर आप यूपीएसआई के या यूपी SSC के या यूपी के किसी भी एग्जाम से जुड़े देखेंगे जो इतिहास से संबंधित हैं, आप बस इतना बता दें कि अभी इतना क्लियर है क्या, इतना समझ में आ गया क्या? हाँ जी भाई, यहां तक क्लियर है, आपने नोट कर लिया है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, एक एक पॉइंट अपने दिमाग में बिठाते जाना। जिस प्रकार से एक घर बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, घर बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर मैं आपके दिमाग में बिठा देना चाहता हूं। तेरे बारे में यदि जानना है, नोट कर लो भाई, तेरे बारे में यदि जानना है तो तेरे इतिहास के पन्नों को पढ़ना होगा।
तो इसी प्रकार से एक फ्रेमवर्क मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो फ्रेम ही पूरा इतिहास बताएगा। तो एक बार आप सभी नोट कर लें, आपने अगर नोट नहीं किया है तो प्लीज जल्दी करें आप। तब तक मैं चार्ज की चुस्कियों के साथ नोट हो गया। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। खैर एक घूंट और। राजीव जी ने कहा चाय गर्म है, कभी हमें भी पूछ लिया करो। ये चाय गर्म तभी लगती है कि जब आपके विचार, आपके प्यार, आपका सम्मान मिलता रहता है। कोई चीज अच्छी तब लगती है जब आप लोगों का साथ रहता है। आप देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय थे आपके, अगर यूपीएसआई की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपके उद्भव, भाषा का विकास, पत्र लेखन, रस, छंद, अलंकार, इन्हीं से आते हैं। जिसे मैंने कहा है इतना बेहतर मैं आपको दे दूं कि आप भी कहें कि हमारे गुरुजी ने हमें हिंदी में बहुत बेहतर कराया, जिससे हमारे नंबर बड़े अच्छे आए। ठीक है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हम पढ़ेंगे कालखंडों का विभाजन, ये हम करेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किन के अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी, शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। मेरे प्यारे दोस्त, इन्होंने काल विभाजन में दो बातें रखी, दो बातें महत्वपूर्ण मानी इन्होंने। पहला, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रमुख ग्रंथ। दो बातें। नए बालक आप सभी अपना काम करें, बेहतर करें। इधर ध्यान दें। हमने कहा रामचंद्र शुक्ल सामने, बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। हिंदी साहित्य इतिहास का जो नामकरण किया रामचंद्र शुक्ल ने, दो बातों को ध्यान में रखा। उस समय कैसी प्रवृत्ति थी, लोग कैसे थे, क्या सोचकर कविताएं लिखते थे, इसी को प्रवृत्ति कहते हैं। किसी के अंदर आसुरी प्रवृत्ति, किसी के अंदर उत्साह की प्रवृत्ति, किसी के अंदर दुख की प्रवृत्ति, किसी के अंदर भक्ति की प्रवृत्ति, किसी के अंदर श्रृंगार की प्रवृत्ति, तो किसी के अंदर गद्य लेखन की प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति, और उस जमाने में सबसे ज्यादा साहित्य, ग्रंथ, इतिहास, जो भी किताबें उस समय सबसे ज्यादा लिखी गई, प्रमुख ग्रंथों के आधार पे जो सबसे ज्यादा ग्रंथ उस भाषा में लिखे मिले, उस समय मिले, इन दोनों को आधार बना के इन्होंने हिंदी साहित्य का विभाजन किया। इनके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हिंदी साहित्य को, एक चार्ट में आपके सामने बना रहा हूं, हिंदी साहित्य को मान्यवर चार भागों में विभाजित किया गया। हिंदी साहित्य को चार भागों में विभाजित किया गया।
हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला इन्होंने नाम लिखा वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। इन्होंने वीर गाथा काल का जो निर्धारण, ये नाम इसलिए लिखा, तो आप देखेंगे खुमाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, आल्हाखंड, वीरों की रचना खूब हुई है। जो जिसके राज्य में रहता था, खाता था, वो उसकी गाता था। खूब मार काट, लड़ाई झगड़ा सबका वर्णन है, उत्साह का वर्णन है, युद्धों का वर्णन है। तो उस समय की प्रवृत्ति कैसी मिली? उत्साह वाली प्रवृत्ति मिली, लड़ाई झगड़े वाली प्रवृत्ति मिली। उस समय की रचनाएं कैसी मिली? वीर परक रचनाएं थी। इसको देख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास के पहले भाग का नाम रख दिया वीर गाथा काल। जैसे ही वीर गाथा काल खत्म हुआ, जो है इस्लामिक लोग, मुसलमानों का भारत पर शासन हुआ। आप देखेंगे उस समय यहां के शासनकाल की व्यवस्था मुसलमानों के हाथों में जब चली गई, तो उस समय धार्मिक चीजें निकल के आई। पद्मावत कहीं लिखा जा रहा है, कहीं रामचरितमानस लिखा जा रहा है, कहीं सूरदास वात्सल्य में गोता लगा रहे हैं, तो कोई मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल है, तो कोई रसखान मुसलमान होकर कृष्ण के बारे में लिख रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कोई जैसी जैसा पद्मावत लिखने वाला, तो कोई तुलसी जैसा, मैंने आपको कहा तमाम चीजें। तो यहां इन ग्रंथों को, जो ग्रंथ मिले, जो प्रवृत्तियां मिली, उसके आधार पर इन्होंने इसका नाम रख दिया भक्ति काल। नाम क्या रखा भाई? भक्ति काल। क्लियर है? और इसके बाद इन्होंने देखा कि जब औरंगजेब का शासन आया, सारे लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। सारे लोग अपने स्त्रियों का दर्शन करते थे, कामुक रचनाएं होती थी, स्त्रियों के बारे में प्रेम प्रसंग लिखे जा रहे थे, श्रृंगार की चर्चा हो रही थी चारों तरफ। जिस जमाने में बिहारी थे, इसीलिए इसको रीति प्रधान, रीत का मतलब होता है रस, छंद, अलंकार, इनकी प्रधानता के कारण इसको, इन ग्रंथों में इन्होंने रीति काल नाम दे दिया गया। इसको नाम क्या दे दिया गया? रीति काल। बाद में इन्होंने देखा, इसके बाद के राइटर जो है गद्य खूब लिखने लगे, इसलिए बाद में इन्होंने गद्य काल नाम दिया। इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल साहब ने 4 भागों में इसको बांटा। रामचंद्र शुक्ल साहब के जो काल विभाजन मिलता है, ये मिलता है साहब 1000, आप देखेंगे 57 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। यहां एक बार देखना, मैं सन नहीं लिख रहा हूं, ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देने की बात है। यहां मैं सन नहीं लिख रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं विक्रमी संवत। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 1050 से लेके 1375। यहां 57 की जगह 50 आप कर सकते हैं। 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक। फिर यही आप देखेंगे 1375 विक्रमी संवत से 1700 तक। 1375 विक्रमी संवत से 1700 तक विक्रमी संवत तक इन्होंने भक्ति काल को माना है। इतनी बात क्लियर? अब 1700 से लेकर के 1900 तक आप देखेंगे ये मानते हैं साहब 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक ये रीतिकाल को मानते हैं। 57 साल आगे पीछे होता है विक्रमी संवत और सन, याद रखना। बाद में 1900 के बाद आप देखेंगे तो आप 1900 से 1984 तक इन्होंने गद्य काल माना। 1900 से लेकर के 1984 तक
इन्होंने गद्य काल माना। ये तो बात हो गई विक्रमी संवत की, लेकिन इन्होंने अगर सन के हिसाब से बात करें, देखो आप सन के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे आसान है, एक तरीका है कि अगर कोई किसी ने कुछ भी बांटा हो वो सब कुछ हम भूल जाएंगे। किसी ने, एक मिनट भाई, किसी ने कुछ भी माना वो हम भूल जाएंगे। सिंपल सा याद रखना, 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 तक वीरगाथा काल, 1350 से लेकर के सबसे आसान है 1650 तक ईस्वी है ये, ईस्वी। और 1650 से लेकर के 1850 तक से लेकर के अब तक आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब ये तो नाम और सन किसके दिए हुए हैं? गद्य काल है भाई, लिखने में हो जाता है, स्लिप ऑफ हैंड हो जाता है, कोई बात नहीं भाई, ये गद्य काल हो गया। बस आप ये बताएं कि ये चीज आपके समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात क्लियर समझ में आई कि नहीं। सनों के अनुसार हमने बांट दिया। अब आप देखेंगे कि सबको, इसको अलग अलग नाम भी दिया गया। इसको वीरगाथा काल किसी ने कहा, तो किसी ने साहब इसको वीरगाथा काल किसने कहा, इसको सिद्ध सामंत काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। इसी को साहब किसी ने चारण काल कह दिया, चारण काल कर दिया। किसी ने आदि काल कह दिया, किसी ने प्रारंभिक काल कह दिया, किसी ने आरंभिक काल कह दिया, किसने क्या कहा, ये भी चीजें आती हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये आते हैं। किसने क्या कहा? वीडियो ब्लर कर रहा है। नहीं भाई, ब्लर तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, इधर ध्यान दो आप। वीर गाथा काल, तो वीरों की गाथा किसने कही थी? रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखना है, राम वीर थे। हमारे यहां वीर कौन? राम। तो वीर गाथा काल किसने लिखा? शॉर्ट फॉर्म में इसका लिखते हैं हम, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। क्लियर हो गया? फिर सिद्ध सामंत किसने कहा? तो आपको याद रखना है सीसारा, सीसारा। सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांस्कृत्यायन ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने। इन्होंने ही कहा था सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। तो मेरे प्यारे दोस्त, सिद्ध सामंत काल इन्होंने कहा। और चारण का मतलब होता है नौकर। तो हम राम के नौकर हैं, राम कुमार के नौकर हैं। आप देखेंगे राम कुमार, तो राम कुमार वर्मा ने इसे साहब चारण काल कह दिया, राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने। और एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम मैंने अभी नहीं लिखा, उन्होंने कहा था बीजोपन काल। तो साहब ये याद रखना, एग्जाम में बीजोपन काल आता है, बीजोपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज जो कुछ भी हम खड़ी बोली हिंदी देखते हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की देन है दोस्त। आगे मैं आपको बताऊंगा, इधर देखना। सीसारा, हमने कहा वीर कौन? तो वीर गाथा किसकी गाथा? राम की गाथा। और नौकर किसके? राम कुमार के, चारण काल। आदि, तो मिस्र बंधुओं ने लिखा, मिस्र बंधुओं ने क्या लिखा? आरंभिक काल।
तो याद रखना है मियाँ, मिस्र बंधु, मिस्र बंधु। तो उल्टा याद रखना है, मी यहां से, आ यहां से, मियाँ मिस्र बंधु, मी आ। इतनी बात याद रखें। आदि हजारी, लोग कहते हैं आदिकाल से, मतलब हजारों वर्षों से, आदि हजारी। तो आदि के काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा भैया? आदिकाल कहा। इतनी बात क्लियर है। और प्रारंभिक काल किसने कहा? तो वही याद करो कि हमारे यहां जब पूजा पाठ शुरू होता है किसका नाम लेके शुरू होता है? ओम गंगणपतये नमः, ओ श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश किया जाता है, कार्य का प्रारंभ किया जाता है। तो मान्यवर श्री गणेश, तो गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा, गणपति चंद्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। अब इसको एक बार फिर से आप देखें, बीजोपन काल कहा। कहते हैं महावीर कौन है? जो बीजोपन, बचपन से ही जो महावीर था, बीजोपन काल कहा। बीज पड़ा महा का, महावीर। अब इधर देखो, यहां पे सीसारा, सिद्ध सामंत, राहुल संस्कृतायन, चारण राम कुमार के चारण हैं, राम के चारण हैं। आदि हजारी हो गया, गणपति चंद्रगुप्त से प्रारंभ होता है काम। मिस्र से आरंभिक काल मियां महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीजोपन काल याद रखना है। और मैंने आपको कहा आदि हजारी। और वीर गाथा किसकी गाथा? रामचंद्र की गाथा, रामचंद्र की गाथा। तो साहब ये कुछ नाम दिए गए थे अलग अलग लोगों के द्वारा, इसको वीर गाथा काल कहा गया, आदिकाल कहा गया। तो ये सारी बातें इस समय आप देखेंगे, इस समय कुल हम जो पढ़ेंगे इसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे, इसमें हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, आप देखेंगे सिद्ध साहित्य आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सबका क्रमवार वर्णन पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, इसमें क्रमवार वर्णन पढ़ेंगे। सिद्ध कौन थे, कितने थे, कब जो है उस समय किस भाषा में रचना हुई थी आदिकाल में, नाथ साहित्य का के प्रवर्तक कौन थे। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है? अरे भाई नहीं दिखाई दे रहा, ये तो परेशानी हो गई। कोई बात नहीं दोस्त, मैं बोल देता हूं। यहां पे हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, 4 तरह के साहित्य की। सिद्ध, नाथ, जैन, लौकिक साहित्य की। हाँ बिल्कुल जो है मिस्टर गगन, तो ये बात रहेगी, यहां पे ये चर्चा करेंगे। अब दूसरी बात, भक्तिकाल का नाम भक्तिकाल पड़ा 1375 से 1700 विक्रमी संवत या 1350 से 1650 ईस्वी। भक्तिकाल साहब 2 डगों में चला, एक को हमने नाम दे दिया गया सगुण। सगुण भक्ति शाखा कह लें, निर्गुण भक्ति शाखा कह लें, या फिर इनके भी 2-2 पार्ट हो गए। सगुण के 2 पार्ट हुए, पहला पार्ट कहलाया राममय था, दूसरा कृष्णमय। और राममय में डूबे हुए थे एक बरगद का पेड़ जिसके नीचे बहुत सारे वृक्ष या वृक्षों को पनपने का मौका नहीं मिलता, तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, मानस तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो इसके प्रवर्तक कवियों में तुलसीदास, और इन्होंने जिन्होंने रामचरितमानस कड़वक शैली में लिखा, और साहब कृष्ण के प्रवर्तक कवियों में जिनके नाम से कृष्ण भक्ति शाखा और वात्सल्य सम्राट इसकी बात आती है, सूरदास। रामानंद जी दक्षिण से जब उत्तर भारत में वाराणसी पहुंचे, उस समय आप देखेंगे
कल मैं जब भारत के नक्शे की बात करूंगा, इधर दक्षिण से होते हुए ये महाराष्ट्र आएंगे, महाराष्ट्र से बनारस आएंगे। इस प्रकार से चीजें जो है चलती हैं, इस प्रकार से चीजें चल के पहुंचती हैं। आप देखेंगे अब कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास, इधर अग्रदास को मौका मिला, लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा में बहुत सारे लोग थे। मीरा थी, रसखान थे, नंददास थे, अष्टछाप था, 8 कवियों का समूह था। अष्टछाप की भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। निर्गुण की बात करेंगे, निर्गुण में भी 2 भाग बट गई, एक प्रेम की बात करता था तो दूसरा, एक प्रेमाश्रयी शाखा, दूसरा ज्ञान की बात करता था। तो ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम के रास्ते पर चलने वाले। तो प्रेम के रास्ते पर चलने वाले जिन्होंने कहा इश्क हकीकी से, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की तरफ, तू भगवान की पूजा मत कर, तू अल्लाह की इबादत ना कर, तू प्यार कर, प्यार करने से अल्लाह मिल जाएगा। इस बात को प्रेरित किया प्रेमाश्रयी शाखा के लोगों ने। और इसके प्रवर्तक कवियों में मैंने आपको नाम बताया, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये भारत का वो नाम है जो हिंदी साहित्य में भुलाया नहीं जा सकता। और अक्खड़ कवि, खरी खरी कहने वाले कवि कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। वाणी का डिक्टेटर जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया। तो ये हम चर्चा खूब विस्तृत करेंगे, लगभग सारी चीजों का वर्णन करेंगे। ये हमारा भक्तिकाल हो गया। अब साहब रीतिकाल, रीतिकाल को उस समय बहुत सजाया गया, संवारा गया, अलंकृत काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको साहब अलंकृत काल कहा। वही मिस्र बंधु ने मियां, तो वहां मियां था, यहां मियां अल, यहां मियां अल हो जाएगा। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु ने। और साहब बीपी बढ़ जाता है जब श्रृंगार से जुड़ा हुआ कोई आपके सामने आता है। खूब सज सवर के आपके सामने कोई आएगा तो बीपी बढ़ जाता है साहब। आपका भी खूब सज सवर कर जाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा। तो श्रृंगार काल कहा बीपी मिश्र ने। और रीतिकाल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने साहब। तो आप देखेंगे इसको श्रृंगार काल नाम दे दिया गया। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिसे हम बीपी मिश्र कहते हैं साहब, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया, सिद्ध, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध में बिहारी का नाम आता है। और आप देखेंगे रीतिबद्ध में जो रस छंद अलंकार को मानते हुए कवि के साथ साथ आचार्यों की भी भूमिका निभाते हैं, वो कहे जाते हैं साहब रीतिबद्ध। और जो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवन कहें, दैन कहें नट जाए, या यूं कहें सत सैया के दोहरे, ज्यो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। बिहारी 712 दोहे लिखकर प्रसिद्ध हो गए, गागर में सागर भर दिया। ये सिद्ध हैं, रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। केशव की बात करते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। इन लोगों को इसमें रीतिबद्ध में रखा गया। बोधा सुजान को चाहने वाले घनानंद को मुक्त जो है में रखा गया, मुक्त, रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गद्यकाल। तो गद्यकाल 50 साल रहा। इसके बाद जब हम काव्यों की बात करते हैं, जब कविता लिखी जाने लगी, और साहब यही 1857 का जब समय आया, लड़ाई बीत चुकी थी। एक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे, उन्हीं के नाम पे इस गद्यकाल के बाद जो काल है उसका नाम काव्य काल या यूं कहें काव्य जगत आया। तो काव्यों में जब शुरुआत हुई तो पहला नाम था भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग के बाद आया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग।
और इसके बाद छायावाद युग, छायावाद के बाद आया प्रगतिवादी युग, और प्रगतिवाद के बाद आया प्रयोगवादी युग, और प्रयोगवाद के बाद आया नई कविता, प्रयोगवाद के बाद आया नई कविता। क्लियर है? ये दिख रहा है नई कविता। अभी को बुखार कम हुआ है तो लाइव देख पा रहा हूं, कोई बात नहीं मिस्टर गोरखपुर। गद्य काल में मतलब खूब ज्यादा गद्य की रचनाएं हुई, लेकिन ये काव्य की, ये देखो गद्य काल के बारे में मैंने, आपको लगा होगा मैंने छोड़ दिया, नहीं, 50 साल तक गद्य काल लिखा जाता रहा, ठीक है, लेकिन ये जो रचनाएं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे ये काव्य की रचनाएं कहलाई। काव्य ग्रंथों की रचना सबसे ज्यादा हुई, इसलिए ये काव्य प्रधानता, इसलिए मैंने काव्य भी लिख दिया, इतनी बात याद। हाँ वो था कि रचना है भाई, इसका नाम है, इधर ध्यान दें। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, और इसके बाद नई कविता, साठोत्तरी कविता से अब तक हम पढ़ेंगे किसको क्या पुरस्कार मिला, नहीं मिला, विद्यापीठ किसको मिला, हिंदी जो है साहित्य रत्न किसको मिला, ये सारी चर्चा हम करेंगे। एक बार देख लेते हैं 1857 की क्रांति के बाद भारत को जगाने के लिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने जब कविता राजा को छोड़ के, रानी विक्टोरिया को छोड़ के देश के लिए लिखी, तो आप ये देखेगा इस समय इस भारतेंदु युग को एक और काल से नाम से जाना गया, हिंदी नवजागरण काल। हिंदी का नवजागरण काल अगर कहा जाए तो भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण सुधार काल, सुधार किया हिंदी में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी ने, और द्विवेदी युग को हिंदी नवजागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। सन की बात करें तो 1857 से लेके बेटा 1900 तक भारतेंदु युग, 1900 से लेके 1920 तक द्विवेदी युग, 1920 से लेके 1938 तक छायावाद युग, और 38 से लेके 43 तक प्रगतिवाद, 43 से लेके 52 के बाद प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद से लेकर के 60 तक के युग को हम कविता का युग कहते हैं। नई कविता उसके बाद 60 के बाद की कविता साठोत्तरी कविता के नाम से जानी जाती है। अब हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य की रचनाएं कौन कौन है, कौन किस काल से संबंधित है। ये साहब सभी जो है गद्य काल के अंतर्गत आते हैं। यही आप नाम गद्य काल मत लिखना, यहां लिख लेना आधुनिक काल, सारी परेशानियां समाप्त। अब लिख लेना है आधुनिक काल, तो 1850 के बाद के काल को आधुनिक काल, और गद्य और काव्य को छोड़ देंगे। अब आधुनिक काल की रचनाएं भारतेंदु युग से शुरू होती हैं, अब तक के काल को हम आधुनिक काल के नाम से जाने जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी भाई कमल या मिस्टर राजीव। अब आप बताएं, एक फ्रेम आपके दिमाग में बन गया, ये एक फ्रेम आप बना लेना, फिर मैं एक एक के बारे में खूब गहन चर्चा करूंगा। आनंद से पढ़ेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। सिंपल सी बात, ये सब कुछ पढ़ किसके आधार पे रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल ने, और उन्होंने किसके आधार पे बनाया? प्रमुख प्रवृत्तियों, प्रमुख ग्रंथों के आधार पे। पहले का नाम वीरगाथा, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक जो है गद्यकाल रखा। बाद में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, इसको सन में, ईस्वी में भी हमने कर दिया, और इस प्रकार से एक चार्ट हमारे दिमाग में तैयार हो गया। हर के प्रवर्तक कभी मैंने आपको बता दिए, इधर सब आपने देखा, इधर भारतेंदु के नाम से, द्विवेदी के नाम से, और इधर जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, महादेवी वर्मा। छायावाद में, प्रगतिवाद में आप देखेंगे, प्रयोगवाद में देखेंगे तो मजा आएगा आपको। उनकी प्रमुख कविताएं भी 2-4 लाइनें पढ़ते जाएंगे हम, मजे के साथ पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ेंगे, किस पे पुरस्कार मिला, कौन कौन से। हाँ, स्वयंभू कौन थे, पहले कवि थे, स्वयंभू कौन थे ये भी चर्चा करेंगे, सरहपा की चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बेटा जो है धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। लेकिन एक बात आप बताते चलें, आप बताएं कि कैसा लगा क्लास, क्या आपने जैसा सोचा था वैसा चल रहा है कि नहीं? हिंदी इतिहास का, आपको इतिहास का बहुत वेट कर रहे थे आप, हिंदी साहित्य के इतिहास का, क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसा आपने सोचा था वैसा आपको मिल रहा है कि नहीं? धन्यवाद, एक बार आप बताएं जरूर सभी।
थैंक यू मंजीत। बिल्कुल, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। कल निश्चित समय पे फिर मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।